हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो हिंदी और इंग्लिश, इसी के साथ हम आपको मॉक प्रोवाइड करते हैं, की हेल्प से आप इजीली कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहो, फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको कोड यूज करना है जीईजी के। तो फटाफट से इन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 2% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है। फटाफट से कोड का यूज कर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चाहते हो तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एचआरएम एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथ कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल हर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो, चाहे आप हेल्थ सेक्टर की बात करो, चाहे आप इंडस्ट्री सेक्टर की बात करो, वो अपने उसको परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन का यूज कर। जैसे एग्जांपल के लिए आजकल जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन। अगर किसी कंपनी को कोई पर्सन, उसको किसी पर्सन को रिक्रूट करना है तो वो क्या करती है, अपनी जॉब्स को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। और जिसको जॉब चाहिए होती है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देती है, ऑनलाइन में उसकी रिक्रूटमेंट होती है, ऑनलाइन ही उसकी होती है, और फाइनली उसकी सिलेक्शन भी होती है। ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई है? तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है क्योंकि जो एचआरएम वो भी अपने उसको परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने लगा है, जिससे जो एचआरएम है उसकी जो इफेक्टिवनेस वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और ये एग्जाम्पल है हमारे इन टेक यूसेज के। क्लियर है आपको? अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एचआर प्रोफेशनल शुड इक्विप देमसेल्फ विद टेक्नोलॉजीज टू। तो जो एचआर प्रोफेशनल्स है उनको टेक्नोलॉजी का यूज क्यों कर। ऑप्शन है एलिमिनेट देयर मैनेजरियल ड्यूटीज एंड रिलाई सोनली ऑन ऑटोमेशन। तो जो हमारे एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी मैनेजरियल ड्यूटीज को खत्म करने के लिए का यूज करना चाहिए और सारा काम मशीनों पे छोड़ देना चाहिए। या फिर क्रिएट अ मोर रिजिड और कंट्रोल्ड वर्क एनवायरनमेंट। एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पर जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा जाए। या फिर मेंटेन अ पॉजिटिव कल्चर फॉर इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। एक ऐसा पॉजिटिव कल्चर को मेंटेन करके रखा जाए जहां पर ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयरिंग हो। या फिर डिस्करेज एम्प्लॉय ऑटोनॉमी एंड कोलैबोरेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो एचआर प्रोफेशनल्स है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कल्चर बिल्ड करे जहां पर इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा हो और नॉलेज शेयरिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो हो सके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अम्ब्रेला टर्म फॉर टेक्नोलॉजीज कंबाइंड विद। ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है ये किन टेक्नोलॉजीज से मिलकर बनी हुई? पहला क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वायरलेस नेटवर्क, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल सेंसर, स्मार्ट डिवाइसेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, या फिर बिग डाटा, या फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल कंप्यूटर से मिलकर बनी है। और ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑन बोर्डिंग, ट्रेनिंग, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज की हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती हैं और उनकी ग्रोथ करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्राइमरली इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है वो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट डालते हैं? पहला, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, कोलैबोरेशन को बेहतर बनाना, सिर्फ ये काम होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। या फिर स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनल प्रोसेसेस एंड एक्सपेंडिंग मार्केट रीच टू अ ग्लोबल स्केल। जितने भी हमारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने इंटरनल प्रोसेस को परफॉर्म करे और उसकी जो मार्केट रीच है वो ग्लोबल लेवल तक पहुंचे। या फिर इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन फिजिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूसिंग ऑनलाइन प्रेजेंस, तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ानी है, या फिर प्राइमरली बेनिफिटिंग लार्ज कॉर्पोरेशन एंड हिंडरिंग स्मॉल, तो ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेशंस को ही बेनिफिट पहुंचाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करती है, उसको स्मूथ बनाती है, उनकी जो रीच है, मार्केट रीच है, उसको एक्सपेंड करती है ग्लोबल। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ मॉडर्न एचआर टूल for storing, developing, and retrieving data information for each individual employee to aid planning, decision making, submitting of returns and reports to the external agency। एक ऐसा एचआर टूल जिसका यूज करके इंडिविजुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसे अपने पास स्टोर करके उसको डेवलप कर और जरूरत पड़ने पर उसको रिट्रीव भी करते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, और अगर जरूरत पड़े तो रिटर्न्स को भी सबमिट करें। ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय डाटा मैनेजमेंट से पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, क्या काम कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की गई है, सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके प्लानिंग भी करता है, डिसीजन मेकिंग भी करता है, और जरूरत पड़ने पर रिटर्न्स को भी सबमिट करता है अगर गवर्नमेंट वगैरह को करनी है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल एचआरए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, पहला सेंट्रलाइज स्टोरेज एंड एक्सेस टू एम्प्लॉय डाटा, तो ये हमारा फीचर है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है बेसिकली एक सेंट्रलाइज स्टोरेज, सेंट्रलाइज स्टोरेज का मतलब है कि हम एक ही लोकेशन पे सारे डाटा को जो है वो स्टोर करें। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन, वो क्या करता है, एम्प्लॉय का जितना भी डाटा होता है उसको एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े तो यहाँ से हम डाटा को एक्सेस। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन विद वेरियस एचआर फंक्शंस लाइक पेरोल एंड रिक्रूटमेंट, तो ये भी हमारा फीचर होता है। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो यहाँ पर एचआर के जो वेरियस फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्ट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन सभी के साथ इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने का मतलब इन सभी के रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है और उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू जनरेट रिपोर्ट्स एंड एनालाइज वर्कफोर्स ट्रेंड, तो ये भी हमारा फीचर होता है। तो यहाँ पर देखो एचआर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो ये सिस्टम अपने पास कलेक्ट करके रखता है, और उसके बेस पर ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके देता है। साथ के साथ वर्क फोर्स का जो ट्रेंड है वो कैसा है, एब्सेंटिज्म ज्यादा है कम, ठीक है, टर्नओवर ज्यादा है कम है, उसको भी एनालाइज करने का काम करता है। उसके बाद कंप्लीट फॉर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन एचआर प्रोसेस, यानी कि एचआर के अंदर जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसको पूरे तरीके से खत्म कर, ये भी एक फीचर है। ऐसा नहीं है, ह्यूमंस की तो जरूरत हमेशा पड़ती ही रहेगी। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का। ठीक है, जितना भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर लो, ह्यूमंस की जरूरत तो पड़ने ही वाली, क्योंकि आखिरकार उस टेक्नोलॉजी को कौन यूज करता है, यूज करता है। चाहे आपने कंप्यूटर लगा दी, पर कंप्यूटर अपने आप तो काम करता नहीं, उसके ऊपर एक पर्सन बैठा है जो कि उसको यूज करके अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो कंप्लीट ऑटोनॉमी फ्रॉम द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पूरी तरीके से ह्यूमन से फ्रीडम नहीं मिलती। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम टिपिकली स्टोर डाटा रिलेटेड, जो हमारा एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किस तरह का डाटा अपने पास स्टोर करके रखता है। पहला एम्प्लॉय डेमोग्राफी, एम्प्लॉय कहाँ से आते हैं, उनका एड्रेस क्या है, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेरोल, बेनिफिट्स, कंपनसेशन डिटेल्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स एंड फीडबैक। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जितनी भी हो सकती है सभी इंफॉर्मेशन को ये अपने पास जो है वो स्टोर करके रखता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दी हुई है, तो ऑल ऑफ द अबव ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है एचआर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचआर इन्फॉर्म इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम वेरियस एचआर फंक्शंस अलाउ। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स वो वेरियस एचआर फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करता है और उनका डाटा जो है वो कलेक्ट करता है और स्टोर करके, इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, किस चीज को ये अलाउ करता है।
पहला ऑटोमेटेड जनरेशन, तो हम ऑटोमेटिक डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद इंप्रूव डिसीजन मेकिंग बेस्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी, हमारे पास डाटा अवेलेबल है और उसके बेस पर हम प्लानिंग और डीलिंग करते हैं, तो ये भी स्टेट। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, प्रोसेसेस है हमारे इंटरनल प्रोसेसेस, उनको स्मूथ बनाती लाइन करती है, ठीक है, ताकि इसको परफॉर्म किया जाए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है उसको भी कम कर, भी हमारी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो जो ह्यूमन सिस्टम है वो एचआर के वेरियस फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करके ये सभी चीजों को अलाउ करती है, इन सभी चीजों को परफॉर्म हमारी हेल्प कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एचआर इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस मैनेज, जो हमारा एचआर इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट, इसका क्या प्राइमरी पर्पस होता है? पहला, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड डाटा, जो एम्प्लॉय का डाटा को एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना इसका प्राइमरी पर्पस होता है। या फिर टू ट्रैक एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द रेगुलेशन, तो सिर्फ ये देखना कि जो एम्प्लॉय है उसकी अटेंडेंस कैसी है, साथ के साथ वो रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखना। या फिर टू स्टोर मैनेज कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉय डाटा फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो एचआर इंफॉर्मेशन डाटाबेस मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है, पर्पस होता है, वो यही होता है जितना भी एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा है उसको अपने पास स्टोर करके रखा जा सके, उसको मैनेज किया जा सके, ताकि उसके बेस पर हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। डाटाबेस का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन जहां पर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। जो सेंट्रल लोकेशन की हमने बात की थी ना, कि सारा डाटा एक ही जगह पे, तो वो सेंट्रल लोकेशन का नाम क्या होता है, डाटाबेस। क्या होता है, डाटाबेस। तो ऑप्शन सी, टू स्टोर मैनेज कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉय डाटा फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट डिफाइन मीनिंग ऑफ एच, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर एच को डिफाइन करिए? तो एच आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेज, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर है? पहली कहती है, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस फॉर स्टोरिंग बेसिक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होती है जहां पर हम बेसिक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को स्टोर करके। या फिर इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग ऑल एचआर, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होता है जिसकी हेल्प से हमारे जितने भी एचआर फंक्शंस होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उन सभी को हम मैनेज करते हैं, उन सभी को हम परफॉर्म करते हैं। या फिर इट इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर गवर्निंग एम्प्लॉय रिलेशन, तो ये कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर होते हैं जिसे हम एम्प्लॉय रिलेशन को मैनेज कर पाते हैं। या फिर इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉयज टू रिक्वेस्ट टाइम एंड मैनेज लीव, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है जिसकी हेल्प से हम एचआर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उसको मैनेज करते हैं, उनको प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम था और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और स्टोर करने का काम करता था, पर ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है ये एचआरएम के जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को मैनेज करने का काम जो है वो करता है और इंश्योर करता है कि उनको हम आसानी से प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए। तो ये यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन के साथ है, ये बाकी के काम भी यहाँ पर करता है, रिक्रूटमेंट भी करता है, सिलेक्शन भी करता है, डेवलपमेंट भी करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एचआरएमएस, इसमें से कौन सा हमारा फंक्शन होता है एचआरएमएस का? पहला, रिक्रूटमेंट ऑन बोर्डिंग न्यू एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रिक्रूटमेंट करनी है, जब उनको सिलेक्ट कर लिया गया तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद मैनेजिंग पेरोल एंड बेनिफिट्स, तो ये भी हमारा फंक्शन होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फीडबैक, ये भी हमारा फंक्शन होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी हमारा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा जो एचआरएमएस है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उन सभी को मैनेज करता है। तो अगर आपको ह्यूमन से रिलेटेड कोई फंक्शन दिखता है तो वो इसके अंदर आता है, वो इसको मैनेज, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, EHRM प्राइमरी रफ, जो EHRM है वो क्या हो? तो सबसे पहले EHRM का मतलब समझ लो। तो सिंपली देखो, जब भी हम जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उसको इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारा EHRM जो है वो, जैसे एग्जांपल के लिए XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसको यहाँ पर 100 एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर 100 एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया फिजिकली, पहले उनको बुलाया, उनका इंटरव्यू लिया, फिर उनको सिलेक्ट, ये हुआ नॉर्मल एचआर, ठीक है। इसके ऑपोजिट कंपनी ने क्या किया, 100 जॉब्स की जो एप्लीकेशन है, जो पोस्ट है वो ऑनलाइन डाल, ठीक है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन थी जहां पर पोस्ट कर दे कि हमें 100 लोगों की जरूरत है। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्होंने, जो जिन्होंने को इस जॉब की जरूरत है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन ही इनका इंटरव्यू किया गया, ठीक है, और फाइनली ऑनलाइन ही इनको यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर ये जो एचआरएम वो क्या है, EHRM है, जहां पर हमने इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके एचआरएम को
परफॉर्म किया। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट होता है एचआरएम का, और ये हमने सारा ऑनलाइन किया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एचआरएम जो है वो क्या है, ठीक है। तो अब फटाफट से आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू मैनेज वेरियस एचआर फंक्शन, ठीक है। तो ये एचआरएम के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें, जितने भी एचआर फंक्शंस हैं उनको मैनेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बिना फिजिकल हुए, तो ये बिल्कुल यहाँ पर कर। उसके बाद फोकस सोलरली ऑन ऑटोमेटिक पेरोल बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पेरोल और बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको ही ऑटोमेटिक करने में फोकस करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ डेडिकेटेड एचआर डिपार्टमेंट, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट को खत्म करने का काम करता है, तो कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन इज, जब भी हम टेक्नोलॉजी और इसका यूज करके एचआर को इलेक्ट्रॉन में परफॉर्म कर, तो वो हमारा ई एचआरएम जो है वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश फोकस ऑटोमेटिक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एचआर टास्क लाइक पेरोल प्रोसेस, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम एंड अटेंडेंस ट्रैकिंग, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक चीज मैं आपको बता कि जो ई एचआरएम होता है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम इसको 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से पहली जो टाइप है वो है ऑपरेशनल ई एचआरएम। बेसिकली हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनके जो पेरोल होते हैं उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। उनके जो रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, और जो अटेंडेंस ट्रैकिंग है वो की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन है ऑपरेशनल ई एचआरएम इज करेक्ट आंसर। तो जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट होता है एचआरएम का, ठीक है, पेरोल को मैनेज करना, ठीक है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, अटेंडेंस मार्क करना, वो सारी की सारी ऑपरेशनल ई एचआरएम के अंदर आ जाए। उसके बाद रिलेशनल ई एचआरएम के अंदर बेसिकली क्या आता है, हमारी रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना और ऑन बोर्डिंग करना, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्ट बोर्डिंग ये हमारा रिलेशनल ई एचआरएम के अंदर आता है। और लास्ट में हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल ई एचआरएम आता है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है। जब हम इंप्लॉयज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो फंक्शन है हमारा वो ट्रांसफॉर्म में ई एचआरएम के अंदर आता है। यानी कि जो टोटल एचआरएम के फंक्शन है उसको हमने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ फंक्शन इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, और कुछ फंक्शन हमारे इसमें आते हैं। इसमें मेनली हमारे पेरोल और कंपनसेशन मैनेजमेंट आया था, इसके अंदर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आया था, और इसके अंदर हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईएच, से कौन सा हमारा कोर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ईएचआरएम का। पहला, ऑटोमेटिक रूटीन एचआर टास्क एंड रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, तो जितने भी एचआर टास्क हैं उनको ऑटोमेटिक कर देना, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो थोड़ा कम हो सके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरे ही जो एचआर डिपार्टमेंट को खत्म कर दे, ऐसा नहीं, कुछ टास्क है उसको हमने ऑटोमेटिक कर दिया, ताकि जो एचआर डिपार्टमेंट वाले वो कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन पे ध्यान। उसके बाद एनहांसिंग कोलैबोरेशन एम्प्लॉयज एंड एचआर, तो जो एचआर है जो एम्प्लॉयज है के बीच में कम्युनिकेशन एनहांस करना, कोलैबोरेशन को एनहांस करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद एलिमेंटिंग द नीड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन, तो जितने भी एचआर प्रोसेस है उसके अंदर जो ह्यूमंस है उसकी जरूरत को एलिमिनेट करना, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा है पूरी तरीके से ह्यूमंस को एलिमिनेट, कुछ फंक्शन है जो कि ह्यूमंस किए जाएंगे, पर कहीं पे तो ह्यूमंस की जरूरत पड़े। उसके बाद यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट डाटा ड्रिवन, टेक्नोलॉजी का यूज करके, डाटा का यूज करके डिसीजन मेकिंग कर पाए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ईएचआरएम का। और बाकी ये जो 3 है ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ईएचआरएम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एचआर रिसर्च, इसमें से कौन सी हमारी है वो करेक्ट है रिगार्डिंग रिसर्च। तो सबसे पहले एचआर रिसर्च का मतलब समझ लो कि एचआर रिसर्च, ठीक है, एचआर रिसर्च का कि हमारे जो एचआर फंक्शन है उसके ऊपर हमें रिसर्च करके जो हमारे एचआर फंक्शन है वो कैसे हैं, ठीक है, उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करनी है, और साथ के साथ उन एरियाज को फाइंड आउट करना है जहां पर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एचआर रिसर्च के अंदर हम एचआर फंक्शंस को अच्छे से स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और ऐसे एरियाज को फाइंड आउट करते हैं जहां पर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और इंप्रूवमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज भी बना, ताकि ओवरऑल जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके फंक्शंस की जो है वो। अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया, अब आप इसका आंसर भी कर सकते हो। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने से रिलेटेड, ऑप्टिमाइज करने से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट उनको इन्वेस्टिगेट करना, एनालिसिस करना, एचआर रिसर्च कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करें, ठीक है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ रिसर्च में इंक्लूड स्टडीज ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, एम्प्लॉय इंगेज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हमारे वेरियस एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि ये सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जाती है।
उसके बाद एचआर रिसर्च एम्स टू प्रोवाइड इनसाइट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन improve एचआर स्ट्रेटजीज, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो जो एचआरएम का एम यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी एचआर स्ट्रेटजीज को, पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने में हेल्प करे। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताए जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने एचआर को बेहतर देखने कर सकती है, इंप्रूवमेंट कर सकती है। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द एचआर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा एचआर रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी यूज्ड टू, जो एचआर रिसर्च फाइंडिंग्स होता है उसको हम किस लिए यूज कर, पहला डेवलप इंप्लीमेंट मोर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, तो हम और इफेक्टिव तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते। डिजाइन टेलर ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की नीड्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट कंपनसेशन एंड बेनिफिट पैकेजेस, तो जो कंपनसेशन और बेनिफिट पैकेज एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो एचआर रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज करके इन सभी इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, इनके बारे में स्टडी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच अप्रोच resource team of the organization directly compare its organization with another organization, figure out the areas of poor पर एक ऐसी अप्रोच रिसर्च की जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करती है ताकि ऐसे एरियाज जहां पर उनकी परफॉर्मेंस खराब रही है उसको फाइंड आउट किया जाए और उसमें इंप्रूवमेंट की जा सके। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी कंपैरेटिव अप्रोचेस है। ये तीन अप्रोचेस होते हैं जिनका यूज करके हम एचआर रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से कंपैरेटिव अप्रोच के अंदर कंपनी अपने आप को किसी दूसरी कंपनी जो सेम है उसकी कंपटीटर उसके साथ कंपेयर करती है और देखते हैं कि किस मामलों में हम पीछे, कहां पर हमारी परफॉर्मेंस खराब है। ठीक है, उसके बाद बाकी अप्रोचेस की बात कर लें तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग डाटा है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग डाटा अवेलेबल है उसको स्टडी करके हम एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को फाइंड, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास डाटा गिवन है पिछले साल 2018 के अंदर जो ऐप था वो कितना था, यहाँ पर 20% था। उसके बाद जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी एम्प्लॉयज को वो 30% है, और जो रिक्रूटमेंट हम थी उसमें से 10% रिक्रूटमेंट फेल हो गई थी। इस डाटा के बेस पर हम क्या करेंगे, हमारे स्टडी करेंगे और स्ट्रेटजीज बनाएंगे ताकि उसमें इंप्रूवमेंट की जा सके। कंप्लायंस अप्रोच के अंदर हम ये देखें जो कंपनीज की रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो बेसिकली कंप्लायंस अप्रोच के अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं जो कंपनीज की पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें कितना डेविएशन है, यानी कि किन लोगों ने उनको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया है, उसके बारे में हम यहाँ पर पता लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द कंप्लायंस अप्रोच इन एचआर रिसर्च इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो जो कंप्लायंस अप्रोच होती है एचआर रिसर्च के अंदर उसके अंदर क्या चीज की जाती है, पहला एनालाइजिंग डाटा टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो डाटा को एनालाइज करना जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है उसको किस हद तक फॉलो किया जा रहा है और किस हद तक डेविएशन है, मतलब कि कितना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। या फिर कंपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री एवरेजेस, लिवरेजिंग एक्सटर्नल रिसर्च फाइंडिंग कंसल्टेंट रिकमेंडेशन, या फिर एस्टैब्लिशिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है, कंप्लायंस अप्रोच, जिसमें हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है, जो प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करने में कितना डेविएशन है। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमारी सेकंड अप्रोच होगी कंपैरेटिव अप्रोच, और ये हमारी क्या होगी स्टैटिस्टिकल अप्रोच होगी जिसमें हम डाटा का यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स की को चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, डैश इन्वॉल्व क्रिएटिंग, कैप्चरिंग, शेयरिंग एंड यूटिलाइजिंग नॉलेज विद एन ऑर्गेनाइजेशन इनहांस एफिशिएंसी एंड, तो एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कैप्चर करते हैं, उसको शेयर करते हैं एम्प्लॉयज के बीच में और फाइनली उसको यूटिलाइज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, इनोवेशन है, डिसीजन मेकिंग है उसको इनहांस किया जा सके। ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन सी नॉलेज मैनेजमेंट, ऑप्शन डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन सी नॉलेज मैनेजमेंट इज अ करेक्ट आंसर। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कल्चर हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को शेयर। ठीक है, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है, नॉलेज को मैनेज, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में नॉलेज को पहले क्रिएट करती है, मतलब कि एम्प्लॉयज के लिए जो नॉलेज जरूरी है उसको क्रिएट कर सिस्टमेटिक वे में उस नॉलेज को एम्प्लॉयज के पास शेयर करती है ताकि एम्प्लॉयज उस नॉलेज को ले और उनकी जो एफिशिएंसी इंक्रीज। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो जो ऑप्शन सी है हमारा नॉलेज मैनेजमेंट, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू पहले नॉलेज को क्रिएट किया जाता है,
फिर उनको कोर्सेज के थ्रू एम्प्लॉयज को दिया जाता है, शेयर किया जाता है, एम्प्लॉयज उसको स्टडी करते हैं, जिससे उनकी स्किल्स इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ यहाँ पर होती है। यहाँ पर कुछ कोर नॉलेज मैनेजमेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर उनको ध्यान देना पड़ता है वो कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट है पीपल, ठीक है। तो जो प्रोग्राम है हमारा नॉलेज मैनेजमेंट वो इस तरह का होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स है उनकी एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, ताकि उनकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो, साथ के साथ वो दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सके अपनी नॉलेज के साथ, यानी कि एक लीडर से काम। उसके बाद देखो क्या है प्रोसेस कंपोनेंट के अंदर कंपनी को ध्यान देना है कि ऐसी प्रोसेस यहाँ पर फॉलो की जाए जिससे जो हमारी नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज आइडेंटिफिकेशन, नॉलेज डिसमिनेशन ये यहाँ पर बेहतर हो सके, यानी कि हम नॉलेज को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सके और उसको शेयर भी कर सके एम्प्लॉयज के साथ। प्रोसेस हमारे बेस्ट होने। उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऐसी चूज करनी जिससे जो टूल्स है, जो ऑटोमेशन है वो इंक्रीज हो सके, यानी कि टूल्स का जो यूसेज है वो इंक्रीज हो सके, ऑटोमेशन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके ताकि नॉलेज मैनेजमेंट बेहतर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो क्रॉस डिसिप्लिन अवेयरनेस एक्सपर्टीज है उसको एनकरेज किया। क्रॉस डिसिप्लिन अवेयरनेस और इसका मतलब है कि एक पर्सन को, एक पर्टिकुलर पर्सन को मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज, मल्टीपल सेक्टर्स की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के एक पर्सन है, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर उसकी जरूरत हो तो हम उसको यूज जो है वो कर पाए। तो नॉलेज शेयरिंग इस तरीके से हो कि हर पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पता। उसके बाद कल्चर ऐसा होना चाहिए जहां पर नॉलेज शेयरिंग अच्छे से, ठीक है, जिससे लोग एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करें और लॉन्ग टर्म में जो है वो सक्सेस हमें मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे नॉलेज मैनेज। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट और टेक्सिट। सबसे पहले एक्सप्लिसिट और टेक्सिट नॉलेज है क्या, उसका मतलब समझ लो। तो सिंपली देखो, जो नॉलेज होती है एक पर्सन के पास, जो नॉलेज होती है एक पर्सन के पास, उसको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हैं पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है टेक्सिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट नॉलेज वो होती है जो कि हम किताबों के ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पर सीखते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने यहाँ पर एक बुक ली, ठीक है, उसमें जो टेंस के रूल्स होते हैं वो आपने स्टडी कर, तो ये जो नॉलेज आपको मिली ये हमारी एक्सप्लिसिट नॉलेज। टेक्सिट नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक बाईसाइकिल चलाना, तो जब आप चला रहे थे पहले आपने क्या किया, आप उसको चलाए, थोड़ा गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर एक्सपीरियंस हुआ और धीरे धीरे करके आप उसमें मास्टर बने। तो वो जो नॉलेज आपको मिली है वो हमारी टेस्ट क्या होती है, एक्सिट नॉलेज, जो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है। ठीक है, तो कौन से दो डिफरेंस होते हैं इनके बीच में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है explicit knowledge is learned from books and trained while tacit knowledge is created through experience। स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया ये बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, डिफरेंस है। उसके बाद एक्सप्लिसिट नॉलेज इज इजियर टू कोडिफाई एंड स्टोर व्हाइल टेक्सिट नॉलेज इज मोर पर्सनल। तो जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है हम आसानी से उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अगर टेंस के रूल्स है तो आप हमें लिख के रख, ठीक है, पर जो टेक्सिट नॉलेज होती है वो हमारे माइंड में होती है, तो कोडिफाई करना, उसको स्टोर करके रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और शेयर करना काफी, तो ये भी स्टेट करेक्ट है। तो देयर इज अ नो रियल डिफरेंस बिटवीन टू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये दो डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, ये दोनों ही मेन डिफरेंस होते हैं एक्ट और टेक्सिट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is a key objective of knowledge। इसमें से कौन सा की ऑब्जेक्टिव होता है उनका। पहला, इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करना, रिड्यूस डाटा स्टोरेज कॉस्ट, या फिर फास्टर इनोवेशन। तो ये सारे के सारे ही हमारे ऑब्जेक्टिव। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इन पर दो ले आता हूँ ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओ। तो ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टर्म फॉर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज लर्न टू इंटरेक्ट विद वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड प्रैक्टिस स्किल्स इन सेफ। ठीक है, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रियल सिचुएशन है वो फेस कर, मतलब हमने क्या किया, रियल सिचुएशन का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जहां पर सेफ तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी वर्चुअल रियलिटी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये बेसिकली एक तरीका है ट्रेनिंग का, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। तो जब हम ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इसमें से कौन सा हमारा बेनिफिट नहीं हो। पहला, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्नर्स। तो जो लर्नर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, मन होता है
तब वो यहाँ पर सीखते हैं, तो ये बिल्कुल उसके बाद एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, जो एंगेजमेंट है उनकी, जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है, तो ये भी हमारा बेनिफिट होता है। फास्टर डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट, तो ये भी हमारा बेनिफिट होता है। एलिमिनेशन ऑफ नीड फॉर ह्यूमन ट्रेनर, तो ह्यूमन ट्रेनर नीड है उसको हम खत्म करते हैं, तो ये हमारा बेनिफिट नहीं हो, क्योंकि देखो आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, पर सामने तो ह्यूमन ही बैठा है जो आपको यहाँ सिखा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है, ये हमारा बेनिफिट होता है। बाकी हमारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं जब भी हम ट्रेनिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आप तक क्लियर है। और अगर आप वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्ड हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एपीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्स एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईटीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर, और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है जीई, तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर दीजिए। एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।